मैथमेटिक्स में संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th में बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 में इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। जनरली द टर्म्स इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस आर कंसिडर्ड द सेम थिंग, बट दीज टू आर नॉन synonymous. These are two different in meanings. Assurance refers to a contract in which the sum assured is bound to be paid sooner or later. In case of insurance, the sum assured is paid only when insured suffers a particular loss. For example, in case of fire insurance, the compensation is given to the insured only when he suffers a loss due to fire. The contract of life insurance is a contract of assurance, because in this contract the insurer is bound to pay the compensation either at the death of the insured or on expiry of time period of policy, is whichever comes earlier. The term insurance is used when the risk is uncertain, as fire may break out and it may not also. In assurance, the risk is certain, as a person has to die sooner or later. In other words, the term insurance is used when compensation is guaranteed to be paid only on happening of an event, whereas in assurance the payment of compensation is certain. यहाँ पर हमें बताया गया है कि इंश्योरेंस और एश्योरेंस दो मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इन दोनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग ढंग से निकाला जाता है, दोनों का अलग अर्थ होता है। एश्योरेंस हमें इस बात की जानकारी देता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि हमें एक निश्चित समय में कुछ पैसा देना पड़ सकता है, जो कि निकट भविष्य हो सकता है या आने वाले लंबे समय में भी हो सकता है। और इंश्योरेंस की स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर हमें एक निश्चित घटना के होने पर पैसा देना तय होता है कि हमें देना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं फायर इंश्योरेंस का। फायर इंश्योरेंस में हम इंश्योर्ड व्यक्ति को पेमेंट की उसी कंडीशन में करेंगे जबकि आग लगने से किसी प्रकार की कोई नुकसान हो जाता हो, हानि हो जाती हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर फायर इंश्योरेंस की बात की गई है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जो जीवन बीमा लोग कराते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, तो उसमें एश्योरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरर को इस बात की गारंटी दी जाती है कि यदि उसकी डेथ हो जाती है या फिर जितने समय के लिए बीमा पॉलिसी ली गई है वो समय पूरा हो जाता है और वो जीवित रहता है, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी उसे पॉलिसी का पेमेंट करेगी, कंपेंसेशन का भुगतान करना पड़ सकता है। द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन द रिस्क इज अनसर्टेन। जब कोई घटना का होना अनिश्चित होता है तब हम इंश्योरेंस वर्ड का यूज़ करते हैं, जबकि एश्योरेंस वर्ड का उपयोग हम तब करते हैं जबकि किसी घटना का होना तो निश्चित है, बस हम समय के बारे में नहीं बता सकते। जैसे कि मनुष्य का जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के संबंध में एश्योरेंस वर्ड का उपयोग किया जाता है, जबकि जो जनरल इंश्योरेंस होता है जिसमें किसी घटना के घटित होने पर ही पेमेंट करने की स्थिति बनती है, उसमें हम इंश्योरेंस वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, इसे बताया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं लास्ट पॉइंट में इंश्योरेंस में दिया है, इसके एग्जाम्पल है फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, और एश्योरेंस का एग्जाम्पल है लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि एक निश्चित घटना का होना और उससे नुकसान होना तभी कंपेंसेशन की स्थिति बन रही है, तो इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। और जब किसी घटना का होना तय है लेकिन समय निश्चित नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में एश्योरेंस वर्ड का उपयोग किया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। तो यहाँ हम देख सकते हैं इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर हमें 4 प्रकार देखने को मिल रहे हैं। पहला है लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड है फायर इंश्योरेंस, थर्ड है मरीन इंश्योरेंस और फोर्थ है हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें से निश्चित रूप से आपने कुछ इंश्योरेंस के नाम सुने होंगे,
टीवी पर हम एडवर्टाइजमेंट पे भी इनके बारे में देखते सुनते रहते हैं, जहाँ पर कि अलग अलग कंपनियाँ इनके बारे में बताती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इस चार्ट में कि इनमें किस प्रकार के प्रोविज़न होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो लाइफ इंश्योरेंस के संबंध में बीमा कंपनियों के द्वारा 2 प्रकार के मुख्य रूप से प्लान बनाए जाते हैं। पहला है होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ अश्योरेंस वर्ड यूज़ किया गया, इसको ध्यान रखना होगा। होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। और सेकेंड होती है एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। इनके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे। इसके बाद में फायर इंश्योरेंस में स्पेसिफिक पॉलिसी, डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस। इसके बाद में आता है मरीन इंश्योरेंस। इसमें हम कार्गो, हल और फ्रेट इंश्योरेंस को शामिल करते हैं। और इसके बाद में लास्ट है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड विथ 2 टाइप्स ऑफ रिस्क। यहाँ पर जीवन बीमा 2 प्रकार के रिस्क को कवर करता है। फर्स्ट है रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, जिसमें कि जल्दी ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी बीमा कराने के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती हो। बी है रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट, और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत लंबे समय के बाद होती है, यानी पॉलिसी चलते हुए बहुत समय गुजर गया हो, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। जनरली पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन दे हैव द फियर ऑफ डाइंग टू अर्ली। जीवन बीमा पॉलिसी लोगों के द्वारा उस वक्त ली जाती है जब उन्हें निकट भविष्य में मृत्यु का भय लगता है। देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली दे टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब कोई व्यक्ति अपने निकट भविष्य में मरने का खतरा महसूस करता है कि उसको कोई ऐसी समस्या ना जाए जिससे कि उसकी डेथ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए उनके द्वारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। समटाइम्स पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज। और कुछ स्थितियों में लोगों के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए लिया जाता है। इससे उनके वृद्ध अवस्था या ओल्ड एज में इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस आती है, क्योंकि उन्हें उनकी जब उम्र अधिक हो जाती है उस वक्त इंश्योरेंस पॉलिसी पूरे होने पर एक लम सम अमाउंट प्राप्त होती है, जिसको कि वो अपने फाइनेंशियल ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्हेन पीपल थिंक ऑफ लिविंग टू लेट देन टू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग ओल्ड एज आल्सो द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन। जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी एक लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना है, तब ऐसी स्थिति में कमाने की उम्र एक निश्चित समय तक ही होती है, उसके बाद में कोई व्यक्ति काम भी नहीं देता है, न ही शरीर इस लायक होता है, लेकिन जीवन बना रहता है, तब ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, जिससे कि उसके पूरा होने पर उनके वृद्ध होने की स्थिति में एक लमसम पैसा उनके उस टाइम पर उनको मिल जाता है, जिससे कि वो अपने आने वाले समय के खर्चों को चला सकते हैं। इन लाइफ इंश्योरेंस द सम अश्योर्ड इज पेड एट द डेथ आर ऑन मैच्योरिटी पीरियड। बीमा जीवन बीमा के संबंध में यहाँ सम अश्योर्ड एक वर्ड उपयोग आया है। ये सम अश्योर्ड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सम अश्योर्ड का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि बीमा पॉलिसी लेने वाले यानी पॉलिसी होल्डर व्यक्ति की डेथ के कंडीशन में या पॉलिसी की टर्म के पूरे हो जाने पर मैच्योरिटी पर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस होल्डर को प्रोवाइड करती है। यहाँ पर डेथ पे जो पैसा मिलेगा या बीमा पॉलिसी के पूरे हो जाने पे जो पैसा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सम अश्योर्ड। इफ अ पर्सन डाइज अर्ली हिज फैमिली गेट्स कंपेंसेशन अमाउंट एंड इफ अ पर्सन सर्वाइव्स देन ही और शी हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन गेट द पॉलिसी अमाउंट। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु उसकी पॉलिसी के पूरे होने से पहले हो जाती है, तब उसकी फैमिली को कंपेंसेशन में सम अश्योर्ड की राशि प्राप्त होती है। और यदि वो व्यक्ति जिसने अपना बीमा कराया था वो पॉलिसी के पूरा होने तक जीवित रहता है, सर्वाइव कर जाता है, तब ऐसी स्थिति में वो स्वयं पॉलिसी के अमाउंट को प्राप्त करता है। इन लाइफ इंश्योरेंस
the insured has to pay a fixed amount of premium, and in return the compensation is assured at his death or at the maturity period, whichever comes earlier. बीमा कराते समय जब हम जीवन बीमा कराते हैं तो बीमा कराने वाले व्यक्ति को यानी कि इंश्योर्ड पर्सन को एक निश्चित अमाउंट जिसे कि प्रीमियम कहते हैं वो एक रेगुलर पीरियड पर इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करना होती है। इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी उसे उसकी पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होने पर या मैच्योरिटी पूरी होने पर जो भी पहले आती है कंपनसेशन देने का वादा करती है। फॉर फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट द इंश्योरेंस कंपनी रिलाई ऑन द स्टेटिस्टिक्स ऑफ मॉर्टेलिटी, एंड मॉर्टेलिटी को यहाँ पे डेथ कहा जाता है, एंड मॉर्बिडिटी यानी इलनेस। जब हम बीमा कंपनी के पास में जाते हैं और उसे अपने संबंध में हम पूरी जानकारी प्रदान करते हैं, तब ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी आवश्यकता होने पर फिजिकल चेकअप कराती है और उसमें किसी प्रकार के कोई बीमारी का डायग्नोस होता है जो गंभीर किस्म की होती है जिससे मृत्यु की संभावना बढ़ जाती हो, तब ऐसी स्थिति में प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाती है, और अगर कोई बीमारी नहीं निकलती तो प्रीमियम अमाउंट कम होती है। मतलब इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति को कम पैसा देना पड़ेगा और कोई बीमारी या इलनेस निकलने पर ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। इट इज़ हार्ड टू प्रेडिक्ट व्हेन अ पर्सन विल डाई, सो इंश्योरेंस कंपनी रिलाई ऑन द स्टेटिस्टिकल डेटा फॉर फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट। यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कब होगी इसका कोई भी गारंटी से नहीं बता सकता, इसलिए बीमा कंपनियां प्रीमियम अमाउंट को फिक्स करने के लिए डेथ के जो डेटा है उसका उपयोग करती हैं और एवरेज डेटा को इसमें यूज़ किया जाता है। इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द प्रीमियम कैन बी पेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। जीवन बीमा का प्रीमियम चुकाने के लिए हम किस्त जो प्रीमियम राशि है उसे मंथली भी चुका सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली किस्त के आधार पर पेमेंट कर सकते हैं। एंड द इंश्योरेंस पेज द पॉलिसी अमाउंट एट द डेथ, और बीमा करने वाली कंपनी पॉलिसी अमाउंट का पेमेंट कब करती है? जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, आर ऑन एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड विच इज कॉल्ड मैच्योरिटी टाइम ऑफ पॉलिसी, या फिर इसका भुगतान वो तब करती है जबकि पॉलिसी का स्पेसिफिक टाइम यानी जितने समय के लिए हमने बीमा कराया था, जिसे कि हम मैच्योरिटी टाइम कहते हैं पॉलिसी का, वो पूरा हो जाता है, तब बीमा कंपनी पॉलिसी अमाउंट का पेमेंट करती है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन आर नॉट एप्लीकेबल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पर हमने देख सकते हैं कि हमने जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे उनमें से कौन कौन से प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन की क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार से कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल भी आता है कि इसमें एक व्यक्ति अगर अलग अलग ढंग से बीमा करा लेता है तो अलग अलग से बराबरी से उनका कंट्रीब्यूशन नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार से दूसरे भी नियम आते हैं। काइंड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, यहाँ पर हमें कितने प्रकार की बीमा कंपनियां पॉलिसियां चलाती हैं उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें हम देख सकते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ यहाँ पर बताते हैं आजीवन बीमा के बारे में। अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योर्ड सम इज पेड ओनली ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। इस तरह की पॉलिसियों में चूंकि बीमा जीवन काल का होता है, यानी जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। उस बीमा कराने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाने पर ही इन पॉलिसियों में कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पेमेंट किया जाता है। इट मीन्स द पॉलिसी इज टू रन फॉर द होल लाइफ अश्योर्ड। इस तरह की पॉलिसी इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति के पूरे जीवन काल तक चलती रहती है। इन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर्ड इज कॉल्ड अश्योर्ड। जीवन बीमा की स्थिति में हम बीमा कराने वाले व्यक्ति को अश्योर्ड कहते हैं, अश्योर्ड पर्सन। द प्रीमियम ऑन द पॉलिसी इज पेड फॉर
fixed time period of time, says 20 or 30 years. इस प्रकार के होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बीमा प्रीमियम एक निश्चित समय तक ही चुकाना होता है, लेकिन इसका बेनिफिट डेथ तक मिलता है. इफ प्रीमियम इज आल्सो पेड फॉर होल लाइफ, देन इट इज कॉल्ड होल लाइफ पॉलिसी. यदि इंश्योरेंस का प्रीमियम पूरे जीवन काल तक चुकाना पड़ता हो तो इस तरह की पॉलिसी को होल लाइफ पॉलिसी कहा जाता है. सेकंड, एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी. Under this policy, the insurance pays a particular sum at the death of the person or on attaining a particular age or on expiry of a fixed period of time whichever comes earlier. इस पॉलिसी की विशेषता है कि इसमें एक निश्चित समय अवधि तक हम प्रीमियम का भुगतान करते हैं और जब वो समय पूरा हो जाता है तब इसमें एश्योरेंस का पैसा जो है वो हमें मिल जाता है, या फिर उस पर्सन की डेथ हो जाने पर ये पैसा प्राप्त होता है. इन केस ऑफ डेथ द कंपेंसेशन इज पेड टू द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज पर्सन. यहाँ पर बताया है कि यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब उसका कंपेंसेशन उसके कानूनी उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है. इन केस ही सर्वाइव्स, और यदि वह जीवित रह जाता है, देन अश्योर्ड हिमसेल्फ गेट्स द कंपेंसेशन अमाउंट. और उस बीमा कराने वाले व्यक्ति के या अश्योर्ड पर्सन के जीवित रहने पर उसे स्वयं ये कंपेंसेशन की राशि प्राप्त होती है. अपार्ट फ्रॉम दीज टू कैटेगरीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, देयर आर वेरियस अदर काइंड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफर्ड बाय वेरियस कंपनीज सच एज LIC. द कॉमन पॉलिसीज आर. हमने यहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रकार की एश्योरेंस पॉलिसियों के बारे में देखा है और इस आधार पर ही अलग अलग बीमा कंपनियों के द्वारा अलग अलग किस्म की पॉलिसियाँ चलाई जाती हैं, जिसमें कि सबसे मुख्य जो कंपनी है वो है LIC, जिसे हम भारतीय जीवन बीमा निगम या लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं. इस प्रकार की पॉलिसियों के कुछ नाम यहाँ हमें दिए गए हैं. तो ए में हम देख सकते हैं जीवन मित्र, बी में है जीवन साथी. साथी से यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पति पत्नी दोनों के जीवन को कंबाइंड यूज उसमें कवर किया जाता है. मनी बैक पॉलिसी, नाम से पता चलता है कि इसमें निश्चित टर्म के अंदर कुछ पैसा वापस लौटाया जाता है. जीवन सुरभि, बीमा संदेश, जीवन किशोर एट्सेट्रा. तो इस प्रकार के अलग अलग किस्म की पॉलिसियाँ होती हैं जिनके द्वारा लाइफ का एश्योरेंस किया जाता है. तो यहाँ हम ध्यान से देख सकते हैं लाइफ का एश्योरेंस होता है और फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस होता है. यहाँ पर हमें ये जो दोनों टाइप अभी हमने देखे हैं, इन दोनों टाइप का डिफरेंस दिया हुआ है. होल लाइफ एश्योरेंस और एंडोमेंट पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है. इसके बाद में हम देखेंगे फायर इंश्योरेंस के बारे में. फायर इंश्योरेंस, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें आग लगने से होने वाले नुकसान के लिए हम बीमा कराते हैं. फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी इन रिटर्न फॉर ए कंसिडरेशन यानी कि प्रीमियम एग्रीज टू इंडेमनीफाई द अदर पार्टी यानी कि इंश्योर्ड फॉर द फाइनेंशियल लॉस विच द लेटर may suffer due to damage to the property insured by fire during a specific period of time and up to a specific amount. यहाँ पर हमें बताया है कि फायर इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बीमा कराने वाला व्यक्ति एक निश्चित राशि, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, ये एक थर्ड पार्टी या अदर पार्टी जिसे कि बीमा कंपनी कहा जाता है, उसे भुगतान करते हैं. इसके बदले में बीमा कंपनी किसी भी प्रकार की आग से होने वाली हानि जो एक निश्चित समय अवधि के दौरान होती है तो उसमें एक निश्चित राशि तक का फाइनेंशियल लॉस का पेमेंट करने का वादा करती है. द कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन इज नोन एज पॉलिसी. जिस डॉक्यूमेंट में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उनके बीच में इस इंश्योरेंस के संबंध में क्या क्या टर्म्स और कंडीशन होंगी, उस डॉक्यूमेंट को हम पॉलिसी कहते हैं. जनरली द फायर
पॉलिसी कंटेन्स द नेम ऑफ द पार्टीज। बीमा जो अग्नि बीमा यानी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें हम क्या क्या लिखते हैं, इसमें पार्टी का नाम लिखा जाता है, इंश्योर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी, जिस भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किया जा रहा है फायर इंश्योरेंस, उस प्रॉपर्टी की डिटेल लिखी जाती है। इसके बाद में सम फॉर विच द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, यानी कि कितने रुपए का बीमा कराया जा रहा है वो अमाउंट लिखी जाती है। इसके लिए कितना प्रीमियम पे करना होगा वो पेएबल प्रीमियम के अमाउंट लिखते हैं हम। और इसके बाद में पीरियड लिखा जाता है, जितने समय के लिए ये फायर इंश्योरेंस हम करा रहे हैं। जनरली द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इज 1 ईयर, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इंश्योरेंस नॉर्मली 1 ईयर के लिए होते हैं और हम इन पॉलिसियों का रिन्यूअल कर सकते हैं। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाय फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन। यहाँ पर हमें बताया है कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में हमें कौन कौन से प्रोटेक्शन मिलते हैं। तो इसमें आग से लगने वाले हानि जो भी होती है, नुकसान होते हैं, लाइटनिंग के कारण होते हैं या फिर विस्फोट के कारण होते हैं, तो उनका कवरेज इसमें किया जाता है। जिसमें कि आग लग जाती है, किसी भी प्रकार से लगने वाली आग से होने वाले नुकसान को इसमें कवर किया जाता है। फायर मीन्स एक्चुअल फायर एंड इग्निशन, इट शुड बी एक्सीडेंटल नॉट इंटेंशनल। यहाँ पर हम फायर इंश्योरेंस की जब बात करते हैं तो इसमें आग से लगने वाली वास्तविक हानियों को कवर किया जाता है, जो कि दुर्घटनावश होनी चाहिए, न कि जानबूझकर लगाई गई आग को इसमें कवर किया जाता है। फायर पॉलिसी कवर्स लॉस थ्रू फायर कॉज्ड बाय राइट, सिविल स्ट्राइफ, रिबेलियन ऑफ फॉरेन एनिमी। यहाँ पर जो अग्नि बीमा पॉलिसी वो क्या क्या कवर करती है, दंगों के कारण अगर आग लगा दी जाती है या जनता के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है या प्रदर्शनकारियों के द्वारा किया जाता है या दुश्मन देश के द्वारा हमला करने से आग लगती है, तो उन सभी को इसमें कवर किया जाता है। काइंड्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, फर्स्ट है अ स्पेसिफिक पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड the loss or damage by fire to the property insured up to the amount of sum specified against that particular property in the policy। यहाँ पर इंश्योरर यानी कि बीमा करने वाली कंपनी के द्वारा एक निश्चित राशि का नुकसान होने पर, आग से नुकसान होने पर भरपाई करने का वादा किया जाता है कि इसमें एक निश्चित अमाउंट तक का ही नुकसान वो वहन करने के लिए तैयार होती है। इसके बाद में है बी पॉइंट, ये सेकंड टाइप है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का, डबल इंश्योरेंस। व्हेन मोर देन वन पॉलिसी इज टेकन टू कवर द सेम रिस्क देन इट इज नोन एज डबल इंश्योरेंस। जब किसी एक प्रॉपर्टी के होने वाले नुकसान के लिए ही दो अलग अलग बीमा पॉलिसी ली जाती है तो उसे हम डबल इंश्योरेंस कहते हैं। अ पर्सन इज फ्री टू टेक एनी नंबर ऑफ फायर पॉलिसीज फॉर द सेम प्रॉपर्टी। एक व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कितनी भी बीमा पॉलिसियां ले सकता है, बट ही कैन नॉट रिकवर मोर देन द लॉस अमाउंट और मोर देन द वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी और मोर देन द पॉलिसी अमाउंट फ्रॉम ऑल द इंश्योरेंस। तो हमने जिसे देखा कि एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के लिए कितनी भी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है, लेकिन उसे नुकसान होने की स्थिति में मिलने वाला जो कंपेंसेशन है वो टोटल लॉस से ज़्यादा नहीं हो सकता, या फिर प्रॉपर्टी जो उसने ले रखी थी जिसके लिए बीमा कराया उसकी कीमत से ज़्यादा नहीं हो सकता, और न ही सभी प्रकार के पॉलिसियों के टोटल से ज़्यादा हो सकता है। ऑल द इंश्योरेंस विल बी लाइबल टू पे ओनली अ प्रपोर्शन ऑफ द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड। यदि एक से ज़्यादा बीमा पॉलिसी ली जाती है तब इंश्योरर यानी बीमा कंपनियों के द्वारा सिर्फ अपने हिस्से का ही कंपेंसेशन दिया जाता है। इसके बारे में हम प्रिंसिपल्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है। सी पॉइंट है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस यानी पुनर्बीमा। अंडर दिस the insurer enters into another contract of insurance with another insurer for the whole or a part of risk covered by first insurer। यहाँ पर हमें बताया गया है कि री इंश्योरेंस में बीमा कंपनी किसी प्रॉपर्टी का बीमा करने के बाद
अपने लायबिलिटी को कम करने के लिए किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी से उसी प्रॉपर्टी का बीमा स्वयं भी करा सकती है। ये बीमा पूरी राशि का भी हो सकता है या उसके किसी पार्ट का भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक बीमा कंपनी उसी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्से का या पूरे हिस्से का दूसरी बीमा कंपनी से इंश्योरेंस करा लेती, तो ये री इंश्योरेंस कहलाता है। समटाइम्स द अमाउंट ऑफ रिस्क कवर्ड इज टू हाई। ऐसा तब होता है जबकि रिस्क की जो राशि होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तब ऐसी स्थिति में उस घटना के होने पर बहुत बड़ी राशि पेमेंट करना पड़ सकती है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए उसे दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेकर कम किया जाता है। एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर में इंटर इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट विथ अनदर इंश्योरर कॉल्ड री इंश्योरर। तो जब हम उसी प्रॉपर्टी का सेकेंड टाइम इंश्योरेंस कराते हैं, यहाँ पर हमसे मतलब है इंश्योरेंस कंपनी, तो इसमें सेकंड इंश्योरेंस कंपनी को री इंश्योरर कहा जाता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ सब इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक्स हैज़ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी वर्थ ₹10 लाख बिलोंगिंग टू ए। यहाँ पर एक्स नाम का एक व्यक्ति है जिसने अपनी प्रॉपर्टी का 10 लाख रुपए का ए नाम की इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया है। ही फील्स दैट द रिस्क इन्वॉल्व इज टू हाई। यहाँ अगर ए कंपनी को लगता है कि जो हमने रिस्क लिया है इसमें 10 लाख का वो बहुत ज़्यादा है, देयरफॉर ही री इंश्योर्स द कॉन्ट्रैक्ट विथ वाई फॉर ₹5 लाख। तब ऐसी स्थिति में ए कंपनी यहाँ पर जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है वाई, उससे वो 5 लाख का बीमा करा लेते हैं। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ री इंश्योरेंस। यहाँ पर इस प्रकार से जब एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी से बीमा करा लिया जाता है तो इसे हम री इंश्योरेंस कहते हैं। यहाँ पर ए इंश्योर्ड पर्सन है, एक्स इंश्योरर कंपनी है यानी, और इसमें जो सेकंड इंश्योरेंस कंपनी वो है वाई, इसलिए उसे हम री इंश्योरर कहते हैं। री इंश्योरर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन री इंश्योर्ड एंड री इंश्योरर। री इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि री इंश्योर्ड यानी कि वो पहली कंपनी और री इंश्योरर यानी कि सेकंड इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होता है। द इंश्योर्ड अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नथिंग टू डू विद द री इंश्योरर। ऐसी स्थिति में जो बीमा कराने वाला व्यक्ति है उसे सेकंड इंश्योरेंस कंपनी के साथ में किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता है। At the time of loss, the original insured will get full compensation from original insurer X. नुकसान हो जाने पर पूरा कंपेंसेशन इसमें फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी जो X है उससे प्राप्त होगा और बाद में X कैन बी इंडेमनीफाइड बाय द री इंश्योरर Y। बाद में X अपने नुकसान की भरपाई के लिए Y नाम की कंपनी से कंपेंसेशन वसूल कर लेगा। बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड वाई। यहाँ पर री इंश्योरेंस करने वाली कंपनी का ए के साथ में कोई संबंध नहीं रहेगा, यानी कि ये जो संबंध होता है ये दोनों इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होता है। यहाँ पर हमें डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंस दिए गए हैं। समझने के लिए ये एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है। इसके बाद में है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस समुद्री यात्राओं के संबंध में होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट अंडर विच द इंश्योरर मेक्स अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड इन द मैनर एंड टू एक्सटेंड देयर बाय एग्रीड अगेंस्ट मरीन लॉसेस। यहाँ पर समुद्री बीमा की बात की गई है जिसमें कि इंश्योरर के द्वारा एक निश्चित राशि का भुगतान करने पर इंश्योर्ड पर्सन को समुद्र में होने वाले नुकसानों की भरपाई का वादा किया जाता है। मरीन इंश्योरेंस कौन कौन से होते हैं तो यहाँ देख सकते हैं हम, जो कि समुद्र के कारण पैदा होते हैं। इसमें हम स्टॉर्म, कोलिजन, कैप्चर, सीजर, सिंकिंग ऑफ शिप्स को शामिल करते हैं। मरीन इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। तो यहाँ पर इंश्योर्ड और इंश्योरर बीमा कंपनी होती है और इंश्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला व्यक्ति होता है, पॉलिसी होल्डर होता है, उनके बीच में इंश्योरेंस होता है। द इंश्योरर में भी कार्गो ऑनर, यहाँ पर बीमा कंपनी जो भी होती है जो समुद्री बीमा करती है वो कौन सी होती है, कार्गो ऑनर होते हैं या शिप का ऑनर होता है।
यानी कि समुद्री जहाज चलाने वाली कंपनी यहाँ पर बीमा करती है। द इंश्योरर इज नोन एज अंडरराइटर, यहाँ पर बीमा कंपनी को हम अंडरराइटर कहते हैं। द इंश्योर्ड पेज अ पर्टिकुलर सम विच इज कॉल्ड प्रीमियम, बीमा कराने के लिए राशि चुकाते हैं, इसे हम प्रीमियम कहते हैं। इन एक्सचेंज फॉर एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंश्योरर टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय द सी पेरेल्स, यहाँ पर समुद्र में होने वाली किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान की स्थिति में कंपेंसेशन चुकाया जाता है। यहाँ पर कितने प्रकार के मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं उसको हम देख सकते हैं। तो हमें दिया है कार्गो इंश्योरेंस। दिस फॉर्म ऑफ मरीन इंश्योरेंस इंक्लूड द कार्गो आर द गुड्स कंटेंट इन द शिप एंड द पर्सनल बिलोंगिंग्स टू ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर्स, यहाँ पर रखे हुए माल और उसमें जो कर्मचारी और यात्री हैं उनका बीमा किया जाता है। सेकंड है हुल इंश्योरेंस। अंडर दिस द होल शिप इज इंश्योर्ड, इसमें पूरे जहाज का बीमा किया जाता है। इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल एंड इट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग, टूल्स, मशीनरी, फ्यूल, इंजन, स्टोर्स एट्सेट्रा। जनरली ऑनर ऑफ द शिप अंडरटेक्स होल इंश्योरेंस। तो इसमें हमने अभी देखा कि इसमें पूरे जहाज और उसमें रखी हुई सारी संपत्तियों का बीमा कराया जाता है। तो जहाज का बीमा जहाज का मालिक कराता है। थर्ड है फ्रेट इंश्योरेंस। सच इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट, इसमें जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो माल भाड़ा होता है उससे वसूली न कर पाने पर होने वाले नुकसान के लिए इसे कराते हैं। इन मेनी केसेस द ऑनर ऑफ द गुड्स पेज द फ्रेट ओनली व्हेन गुड्स, ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि कई बार बीमा हम भाड़े का भी कराते हैं, यानी यात्रा से ढुलाई का जो पैसा मिले ना उसका भी बीमा कराते हैं, क्योंकि कई बार जो है ऑनर ऑफ गुड्स यानी जो माल का मालिक होता है, जो इस माल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके द्वारा केवल माल का किराया हमें चुकाया जाता है। लेकिन जब इस माल को सी पोर्ट पर उतारकर गोडाउन में रखा जाता है तब वहाँ पर इसका किराया वो नहीं चुकाता, तो उसी की रिकवरी के लिए ये इंश्योरेंस कराते हैं। इसका फोर्थ टाइप है हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें एक मनुष्य के स्वास्थ्य की स्थिति के लिए बीमा कराते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली। इस प्रकार के बीमा में बीमा कराने वाले व्यक्ति और उसके परिवार का कवरेज होता है, तो उनके बीमार होने की स्थिति में जो हॉस्पिटल में होने वाले खर्चे हैं उनका पेमेंट किया जाता है। इसमें कौन कौन से कवरेज इसमें शामिल हैं? फर्स्ट है बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन और डॉक्टर की फीस का कवरेज किया जाता है, इनकी फीस का पेमेंट बीमा कंपनी करती है। सेकंड है मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस। इट कवर्स द कॉस्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिक इलनेस, यानी कि इसमें जब अचानक से सडन डिजास्टर होता है जिसमें अचानक से व्यक्ति की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में इसमें जो खर्चे आते हैं उनका भुगतान किया जाता है। थर्ड है लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। इट कवर्स नर्सिंग होम चार्जेस फॉर एल्डरली पीपल, इसमें अधिक उम्र के व्यक्तियों को हॉस्पिटल में भर्ती करने पर जो हॉस्पिटल का खर्च आता है उसका पेमेंट किया जाता है। फोर्थ है मेडिकल सप्लीमेंट। इट फिल्स गैप्स इन मेडिकेयर प्रोग्राम्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इसमें जो दवाइयाँ होती हैं उनके खर्च का भुगतान किया जाता है। फिफ्थ है डिसेबिलिटी इनकम। इट रिप्लेसेस द इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड व्हाइल द इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क। इस प्रकार की स्थिति में डिसेबिलिटी इनकम में जब व्यक्ति जिसने बीमा कराया है वो हॉस्पिटल में इलाज करा रहा होता है तो उसकी इनकम रुक जाती क्योंकि वो काम नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में उसकी इनकम के नुकसान की भरपाई की जाती है। इसके बाद में हम यहाँ देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने जो फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ा है ये सभी जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, यानी सामान्य बीमा और जीवन बीमा में क्या अंतर है, यहाँ पर ये पूछा गया है। इसके बाद में हमें यहाँ दिया है नेक्स्ट डिफरेंस लाइफ, फायर और मरीन इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है।
तो ये पढ़ने के साथ हमारा इस चैप्टर का जो सिलेबस है, जो CBSE द्वारा इस ईयर के लिए फिक्स किया गया है, वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हमें कुछ और सर्विसेज भी दी गई हैं जो कि CBSE के द्वारा बुक में तय की गई हैं, जिन्हें कि रेगुलर पढ़ाया जाना है, लेकिन इस वर्ष ये परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। तो पोस्टल सर्विसेज के बारे में यहाँ हमें दिया हुआ है। मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिसेस कौन कौन सी होती हैं जो कि पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में हमें दिया है। फाइनेंशियल सर्विसेज पोस्ट ऑफिस कौन कौन सी प्रोवाइड करता है, कौन कौन से बैंक अकाउंट होते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी यहाँ पर मिलती हैं, इनकी जानकारी भी दी गई है। इसके बाद में टेलीकॉम सर्विसेज का पोर्शन आता है। ये इसमें सेलुलर मोबाइल सर्विस, रेडियो पेजिंग सर्विस, फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, केबल सर्विसेज, VSAT सर्विसेज, DTH के बारे में हमें बताया गया है। इसके बाद में वेयर हाउसिंग सर्विसेज आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन आता है। ये सभी पॉइंट CBSE के द्वारा इस वर्ष की परीक्षा के लिए सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसलिए परीक्षा में ये नहीं पूछे जाएंगे। तो हमारा जो सिलेबस इस चैप्टर में था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और एक्सरसाइज में भी हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हमें कौन सा पोर्शन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। थैंक यू।